In this video, I'm going to explain the chapter Moving Charges and Magnetism. This is the fourth chapter of physics. एंड इस वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूलाज में कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूट रहा है, मतलब पूरा वन शॉट यहाँ पे सब कुछ कवर होगा। इस चैप्टर में हम मेनली जो बातें करेंगे वो थोड़ा 10th क्लास के मैग्नेटिज्म से रिलेट होंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हम एक बार ये चैप्टर में जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ चुके हैं पहले से ही, एक और बार आएंगे और उनका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सिंपल, एक मैग्नेट समझ लो आपने लिया नॉर्थ एंड साउथ पोल का। ऑफ कोर्स कोई भी मैग्नेट के अंदर सिर्फ सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मैग्नेट दो पोल्स में रहता है। नाउ इसके आसपास का जो भी रीजन जहाँ पर ये आयरन या फिर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, इसके आसपास का वो रीजन जहाँ पर ये अपनी इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, वहाँ पर उसको ही आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इसी को आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, जिसकी यूनिट टेस्ला होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। नाउ सेकंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पूरा 10th में पढ़ा है, वापस से पढ़ लो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, इन साउथ जब मैग्नेट के अंदर होती हैं तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ बनाती है, इस तरह से एक क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है। ये जो है इमैनेट फ्रॉम नॉर्थ यानी कि इमर्ज करती है नॉर्थ से एंड एंटर द साउथ, और ऐसे घूमते हुए साउथ में आती है। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ रहती है, ये आउटसाइड इस तरह से नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, इनसाइड जो है वो साउथ से नॉर्थ रहती है। अब जो है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती हैं। उन पर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिन पर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक ही जो है एक ही बार मैग्नेट की और एक ही पॉइंट पे जो है वो वन ही डायरेक्शन दिखा सकती है, दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकती। तो ये जो है इस कारणवश कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लास्ट है आपका जो पोल पर देखो डेंसिटी कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पॉइंट। पोल पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है और बाकी जगहों पर डेंसिटी कम होने लगती है। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको देखने को मिल रहा है कि बार मैग्नेट है, उसके आसपास ही ब्लू ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड है। ये आयरन का ऑब्जेक्ट जैसे ही मैग्नेट की फील्ड में आया, देखो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने लग गया। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पर मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस पैदा करता है या फिर जहाँ पर मैग्नेट की इन्फ्लुएंस को आप फील कर सकते हो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए याद है हमने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करा था। बहुत सारे हम आयरन के टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे डस्ट लेते हैं, आयरन डस्ट, उसको मैग्नेट के आसपास स्कैटर कर देते हैं। देन अपने आप ही आप देखोगे जैसे आप टैप टैप करोगे वो कागज़ जिस पे आपने आयरन की डस्ट डाली है वो एक अरेंज करने लगते हैं एक पैटर्न में। देखो जैसे अभी ये रैंडम बैठे हैं, धीरे 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 ये अपने आप को एक अरेंज कर लेते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में जो कि कुछ इस तरह से होता है। एंड यही पैटर्न आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। ये स्पेसिफिकली बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाहर से नॉर्थ टू साउथ होती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, और तो और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। पोल्स पे देखो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी कोई सारी। नेक्स्ट इज बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ जो है बहुत ही ईजी लॉ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में बस उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटीज़ गिवन है और प्रोपोर्शनैलिटी को आप साथ में मिलाते हो। आप क्या करते हो, एक वायर ले सकते हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर से करंट पास होना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे समझ लो एक वायर ले ली, इसमें से करंट आई पास हो रहा है। इस वायर में से अब मुझे बताना है कि ये जो डीएल लेंथ है ना, ये जो डीएल लेंथ है ये पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। अब क्योंकि मेरे को पूरे वायर की तो एक ही पॉइंट पे निकाल नहीं सकता, तो मैंने क्या करा था, वायर का एक छोटा सा पोर्शन लिया डीएल लेंथ का, डीएल यानी कि डेल्टा एल, और वो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। अब छोटा सा पोर्शन लिया है तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी लगेगी, इसलिए मैंने डी बी नोट कर दिया। पॉइंट और जो आपके अपना जो एलिमेंट लिया उसके बीच का डिस्टेंस है आर, और समझ लो ये आपका एलिमेंट है ये और आपका आर पॉइंट है ये, तो इन दोनों के बीच के जो एंगल है उसको आप थीटा डिनोट करते हो। तो बायोट-सेवर्ट लॉ बोलता है कि ये जो थीटा है ना,
नॉट ये थीटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो करंट यहाँ पे पास हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना आपने डीएल अपना एलिमेंट लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के स्क्वायर से। ओके, ये चार चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। हमने चारों चीज़ों को कंबाइन करके कुछ इस तरह से लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा विथ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा न्यू नॉट बाय 4 पाई। न्यू नॉट इज परमीएबिलिटी, हमने परमिटिविटी पढ़ा था, नाउ न्यू नॉट इज परमिटिविटी, सॉरी परमीएबिलिटी। तो न्यू नॉट बाय 4 पाई आपका कांस्टेंट है। न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? न्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, यानी कि यहाँ पर आप न्यू नॉट रख दोगे तो वो हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई नीचे कैंसिल और आपका 10⁻⁷ निकल के आता है। ओके, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रख दिया न्यू नॉट बाय 4 पाई और बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली रख दी। इस तरीके से आपका बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला बन जाता है, यही वो फॉर्मूला है। नाउ मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे आर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ऊपर और नीचे आर के मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे क्या मिला, इसका वेक्टर फॉर्म मिल गया। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ होता है जिसमें जो आपका डीएल और आर जो है वो साइन थीटा की मदद से क्रॉस प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्योंकि डीएल क्रॉस आर यही हो जाएगा ना, डीएल आर साइन थीटा। तो मैंने उसको इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया, नीचे आर स्क्वायर आर लेके आर क्यूब बना लेता है। ओके, यानी दोनों कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। एक फॉर्मूला हमारी बुक में एक और बनता है जो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी को आपस में रिलेट करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो 1 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी। बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ने के लिए हमने करंट का एक वायर लिया था, समझ लो ये वही वायर है, उसको पेट्रोल से कनेक्ट करा तभी तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है ना वायर, वही हमको कैलकुलेट करनी है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा था वो हम इस एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। हमको ये जो ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो चलो देखेंगे। थोड़ा जूम इन करा हमने एंड एक डीएल एलिमेंट लिया उस वायर का। हमने क्या करा, एक डीएल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट, और आर है वो डिस्टेंस, मतलब जहाँ से वो पॉइंट पी आर दूर है उस वायर से, और हमको ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डीएल और ये जो आर डिस्टेंस है इसके बीच में जो एंगल है वो डी थीटा है। ओके, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पी पे बनाएगा वो डेल्टा बी होगी। ये जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सेकेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपने डीएल जो एलिमेंट कितना बड़ा लिया है। थर्ड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, एंड देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के। सभी चीज़ों को आप कंबाइन करो और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे, कौन सा, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई। न्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज़ होते हुए एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। हमने क्या लिया, ये वायर लिया है, वायर के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का वो लिया है, डी एक्स आई कैप। डी एक्स की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इन शॉर्ट आपका जो डीएल लेंथ है ना वो हो गई है 1 सेंटीमीटर की। नाउ सेकेंड थिंग, आपका जो एंगल बनेगा पॉइंट पी और एलिमेंट के बीच में, देखो ये पॉइंट पी है, ये रहा इस तरीके से, और ये आपका एलिमेंट रखा है, ये छोटा सा एलिमेंट इतना, इन दोनों के बीच में एंगल ये बन रहा है, एंगल अलग ही दिख रहा है आपको, एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्रीज़ का। ओके, वापस से देख लो, ये आपका डीएल एलिमेंट है, ये पॉइंट पी है, जोड़ो इनको, आपको जो एंगल मिल रहा है, एंगल मिलता है 90 डिग्रीज़ का। तो साइन थीटा 1 हो गया, डीएल लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर गिवन है, आई करंट कितना गिवन है 10 एम्पियर्स, डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर्स का, परमिएबिलिटी की वैल्यू आपको पहले से ही पता होती है, आप पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। एक राइट हैंड थंब रूल हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जो आपको कोई भी जो एक वायर होता है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वायर है, तो आप उसको इस तरह से थंब की मदद से मतलब पकड़ लो, तो आपकी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हुई उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आपका थंब जिस डायरेक्शन में होता है वो आपका करंट होता है। आई होप इतना आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से अपना रिवीजन हो जाता है ये देख के। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, मतलब न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे एक सर्कुलर कॉइल के ऊपर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम निकालेंगे उसकी सेंटर पे और एक बार उसकी एक्सिस पे। ये दो चीज़ें आपको बायोट सेवर्ट लॉ की मदद से करनी है। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एक मैंने कॉइल ली जो एक वायर की बनी हुई है, इसलिए उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा होगा। ओके, और इसकी जो रेडियस मैंने आर ले ली, सेंटर पॉइंट मैंने इसका ओ ले लिया।
आपको निकालनी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैंने एक एलिमेंट ले लिया dl, जैसे मैं हमेशा लेता हूँ। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी dl के कारण सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ से पढ़ा है कि dl के कारण सेंटर पे कुछ ये फील्ड बन रही होगी, जिसमें डिस्टेंस जो है वो r का हो गया। नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। जैसे कि ये जो dl है, ये अगर पूरी तरीके से इंटीग्रेट होगा तो ये सभी dl जो है आपस में जुड़ कर ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस बना लेंगे। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाई कुछ इस प्रकार। जितने भी कांस्टेंट थे न्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर और आई, वो बाहर आके साइन थीटा जो है साइन 0 के कारण वो 1 हो गया। मैं साइन 0 बोल दिया, सॉरी, साइन 90 के कारण 1 हो गया। एंड देन आई और ये न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्योंकि वो ये सभी चीज़ें कांस्टेंट थी। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे डीएल का, मतलब ये सभी डीएल जुड़ कर आपकी पूरी सर्कमफेरेंस बना लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होती है 2 पाई आर। ओके, एंड पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 2 सा हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल। तो आपका फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 आर। आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब इसके दो वेरिएशन आपके एग्जाम में पूछेंगे। एक तो ये कॉइल हमने बस एक सिंगल सर्कुलर लूप लिया था, ये बहुत सारे ऐसे कॉइल हुई, मतलब बहुत बार इसके टर्न्स बनाए गए। समझ लो मैंने n टर्न बनाए। ओके, 1 टर्न हो गया, ये 2 टर्न, ये 3 टर्न, ऐसे मैंने n टर्न्स बना दिए। तो n टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कुछ नहीं होगा, बस उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नेटिक फील्ड आई ना, उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको पूरी कॉइल नहीं देंगे, आपको हाफ कॉइल देंगे। तो हाफ कॉइल है तो सेंटर पे क्या करना है, इसका हाफ कर देना। इसका जब आप हाफ करोगे तो वो 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4r हो जाएगा। ओके, आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आओ एक्सिस पे। जैसे हमने ये पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा ही एक्सिस पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन देखो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम इमेजिन करो। ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल ली। ओके, अब क्योंकि मैंने सर्कुलर कॉइल इसमें एकदम चपटी मानी थी, ये ना ये वाला जो प्लेन है ना, मैंने ऐसा माना था कॉइल को। अब बस मैंने प्लेन को थोड़ा रोटेट करा है, मैंने प्लेन थोड़ा ऐसे लिया है ताकि हमको 3D समझ में आए और 3D हम बाहर उसको विजुअलाइज कर पाएँ। एनिमेशन के थ्रू देखोगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, इसके बाद मैं अटैच कर दूंगा। देखो, ये मैंने कॉइल ली, उसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। किस तरह से, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि आप इधर से आंखों से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज हुआ। सी, मेरा जिस तरह से पेन रोटेट कर रहा हूँ ये क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि एक तरफ मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, तो दूसरी तरफ ऑफकोर्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है ना, वहाँ साउथ पोल होता है, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वहाँ नॉर्थ पोल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब मैंने ये कॉइल ले ली, कॉइल से मैंने ए डिस्टेंस दूर उसकी एक्सिस पे, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे, यहाँ पर। और कॉइल की जो रेडियस है वो है आर। अब मैं क्या करूँगा, वैसे ही जैसे मैंने ऊपर किया था, एक डीएल एलिमेंट लूँगा, उसको पूरा अटैच कर दूंगा जहाँ मुझे पॉइंट से निकालना है। अब ये जो डिस्टेंस है मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, ऑफकोर्स ये डिस्टेंस तो मैंने आर और ए और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, उसकी मदद से फाइंड आउट कर लिया। डिस्टेंस डन हो गया। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी ना, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। क्यों, क्योंकि समझ लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल कैसी होती है, इस तरीके की होती है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सपांड करते जाऊँ, इस तरीके की होगी, जैसे यहाँ पर ऐसी होगी और इधर ऐसी होती है ना, ड्यू टू अ कॉइल। तो आप इसको समझ लो एक्सपांड कर रहे हो। ध्यान से देखो, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड करते हुए देखो कैसी आई मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में आई। आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल ऐसे पढ़ा होगा, ऐसी होती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे एक्सपांड कर रहा था, देखा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी। अब इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ये वाला फैक्टर आया इस वाली डीएल से, ये वाला जो फैक्टर आया वो ये वाली डीएल से आया। मैंने दो क्यों लिए, दो इसलिए लिए क्योंकि मुझे पता चल गया कि क्योंकि यहाँ पर जब मैं उनका रिजॉल्व करूँगा थीटा एंगल पे, तो इसका रिजॉल्व होगा डीबी कॉस थीटा, वो अपने आसपास ऊपर नीचे आ जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आपकी मेन फील्ड आएगी, आप देखो वो सिर्फ साइन थीटा से बन रही है। आपका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा है फील्ड का, वो सिर्फ साइन थीटा कर रहा है, कॉस थीटा नहीं कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी डीबी साइन थीटा। अगर आपको दो, आप अभी जैसे कि अगर दो उससे लिखोगे तो आप 2 dB साइन थीटा लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही डीएल माना तो मैंने सिर्फ डीबी साइन थीटा लिखा। ओके, इतना समझ आ गया होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये, और ये साइन थीटा एज इट इज यहाँ पे आ गया। नाउ
ये जो आई की वैल्यू है वो तो क्वेश्चन में गिवन होगी, डीएल को आप करोगे इंटीग्रेट। साइन, अब मैंने यहाँ पे अल्फा क्यों लिया, सॉरी ये फाई क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि थीटा ये वाला एंगल है। और आप जब अपनी वो प्रॉपर्टीज लगाओगे तो आप देखोगे ये एंगल भी थीटा निकल कर आएगा। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये थीटा है तो ये उसका परपेंडिकुलर हो गया यानी कि रेडियस, और उसका हाइपोटेनस ये रहा। तो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके साइन थीटा को भी सॉल्व कर दिया। साइन फाई जो आप देखोगे वो 90 डिग्री बनाएगा यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब न्यू नॉट 4 पाई आप बाहर ले आओ, आई भी आप बाहर लेके आ जाओ, आर स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट है बाहर ले जाओ, और ये जो है ये सारी वैल्यूज़ भी बाहर ले जाओगे तो अंदर सिर्फ डीएल बचेगा। डीएल को जब आप करोगे इंटीग्रेट तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। ओके, एंड फर्दर सॉल्व करके आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, न्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल की पावर 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस पे अब आर जो है उसकी रेडियस है, ए उसकी वही डिस्टेंस है जो आपको जहाँ पे पॉइंट निकालना है। ओके, ये इंटीग्रेशन पूछा जाता है, इस तरह से लिख के आ जाना। यहाँ पर इसको सॉल्व करके ये वैल्यू तरह से आपको देखने में और आसानी होगी किस तरह से आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक एक्सिस पे बनेगी सर्कुलर लूप के। ये जो येलो कलर का है ना, ये आपका वो सर्कुलर लूप है। इसको हमने इस तरह से सेंटर में आप निकालते थे, देखो अगर आपको सेंटर में निकालना था तो हम सर्कुलर लूप को इस तरह से रखते थे, पर अब क्योंकि आपको एक्सिस पे निकालनी होती है इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं सर्कुलर लूप को। एक एलिमेंट लिया आपने रेड कलर का डीएल वाला, और उससे आपने यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे 3 वेक्टर्स आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करी। ब्लैक कलर की ये जो लाइन है ये आपकी डीबी होती है, जिसको आपने उसके कॉस कॉम्पोनेंट और साइन कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर रखा है। रेड कलर का उसका कॉस कॉम्पोनेंट है जो कि कैंसिल हो जाएगा एक नीचे वाला एक और कॉम्पोनेंट अगर आप लेकर आ जाओगे तो। अब देखो मैंने क्या करा, उसके सेंटर पे डिस्टेंस 0 कर दी, मतलब ये जो था पहले डिस्टेंस पे रखा था, एक पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे था, मैं उसको सेंटर पे देखना चाहता हूँ। तो देखो आपके एक सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली बाहर निकल कर आ रही है, ये ब्लैक कलर की। ओके, एकदम सेंटर में है, डायरेक्टली इस तरह से बाहर निकल के आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड। एक क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में 4.5 फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, ऐसा वायर का अरेंजमेंट उन्होंने बनाया है। उस अरेंजमेंट को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा। कैसा, ये एक अरेंजमेंट जिसमें मैंने एक सीधा वायर ले लिया, एक सेमी सर्कल अरेंजमेंट और एक सीधा वायर वाला। ओके, उनका पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट कौन से हैं, ए वाले सेगमेंट और सी वाला सेगमेंट। अब स्ट्रेट सेगमेंट का जो आप निकालोगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ये जो आपका डीएल एलिमेंट है और उसमें जो आर आपका ये जो क्या बोलते हैं, जो भी अपना पॉइंट आप जहाँ पे ले रहे हो। अब ध्यान से देखो, आपका डीएल एलिमेंट भी यही है और जो आर है वो भी यहीं पर ही है। ओके, इन दोनों के बीच का मतलब ये भी ऐसा ही है, उसके ऊपर ही है, यानी कि थीटा जो है वो तो 0 आ गया। अब थीटा अगर 0 आ गया तो ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड ही 0 आ गई, यानी कि स्ट्रेट वाले ये जो है ना आपके चार्ज, मतलब स्ट्रेट वाले सेगमेंट जो है वो यहाँ वाले पॉइंट पे जो उन्हीं के ऊपर उन्हीं के एक्सिस पर आता है वहाँ पर 0 मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। आपको अगर मैंने बोल दिया ये स्ट्रेट वायर है, ये यहाँ फील्ड लगा रहा होगा, यहाँ लगा रहा होगा, यहाँ लगा रहा होगा, सब जगह लगा रहा होगा, लेकिन इसकी जो एक्सिस अगर मैंने ली, इसकी जो एक्सिस होंगी ना यहाँ यहाँ, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड 0 लगाता है। अब आ गया होगा समझ। अब आप देखो ये जो सेमी सर्कल वाला एरिया है उसकी फील्ड निकालना तो मैंने आपको सिखा दी, ऊपर ही फॉर्मूला देखा था, न्यू नॉट बाय आई अपॉन 4r। ओके, ये आपका सेमी सर्कल का है। नॉर्मल सर्कल का होता है 2r और सेमी सर्कल में 4r हो जाता है। वही आपसे बी पार्ट में पूछा था। सी पार्ट में पूछा अगर मैंने ये अरेंजमेंट ऐसी है अभी, उसको अगर मैंने उल्टा कर दिया तो क्या होगा। अभी आप देखो, अपना रूल लगाओ, अपना राइट हैंड थंब रूल, और अपने जो उंगलियां हैं उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करो। आपका थंब जो है ना स्क्रीन की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, लेकिन यहाँ पर आप एक काम करो, अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो ताकि वो ये वाला एंगल बनाए। तो आप देखोगे आपका थंब जो है स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा, यानी कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम होगा लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻4, जो मैंने ये वाले फॉर्मूला से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कॉइल दे दी जिसमें 100 टर्न है, बिल्कुल वैल्यूज पुट करना है। देखो टर्न वाली कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिखा दिया। न्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। टर्न्स कितने हैं 100।
करंट कितना है 1 एम्पियर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सबको पुट करा, मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने। अब देखो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है। जिसने गॉस लॉ अच्छे से पढ़ा है ना उसके लिए तो एम्पियर सर्किटल लॉ एकदम मक्खन होगा, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ क्या कहता था, आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो इंटीग्रल ऑफ बी ई डॉट डी ए साइन थीटा के बराबर, सॉरी कॉस थीटा के बराबर होती है, इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी नॉट। ओके, ये आपका, या फिर एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो। इस तरह से आपका गॉस लॉ आता था। यहाँ पर बस हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर दिया। हम क्या करा है, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले ली, डॉट डी ए करते थे, यहाँ पे हम डी एल करेंगे, कॉस थीटा वैसे ही इक्वल्स टू, हम लिखते थे क्यू एनक्लोज्ड, पर हम यहाँ लिखेंगे करंट एनक्लोज्ड। और अब हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते थे, यहाँ हम परमिएबिलिटी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ही होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, कैसे लिखा मैंने, जो आपका बी डॉट डी एल, यानी आप सरफेस इंटीग्रल करोगे अपनी कोई भी सर्किट का जिसके अंदर अलग अलग वायर्स ऑफ करंट जा रहे होंगे, तो आप क्या करो, एक सरफेस बनाओ इस तरीके का, और उसके अंदर जो जो करंट्स एनक्लोज हुए उसमें मल्टीप्लाई कर दो परमिएबिलिटी नॉट का, वो आपके बी डॉट डी एल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, देखो इस तरह से मैंने, समझ लो बहुत सारे वायर्स थे I1 I2 I3, मैंने यहाँ पर एक सरफेस बना ली इस तरीके की सर्कुलर। अगर अब मैं इस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल करूँ और उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ मैग्नेटिक फील्ड, जो मेरे को अगर इनकी निकालनी है, तो वो बराबर होगा जितने वायर इसने एनक्लोज करे, कौन कौन से, I1 और I2 का परमिएबिलिटी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल गॉस लॉ से सिमिलर है, क्योंकि गॉस लॉ में हमने पढ़ा था जो E डॉट डी ए है वो बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो आपने अगर गॉस लॉ का फॉर्मूला अच्छे से याद किया तो ये वाला फॉर्मूला भी इजीली लर्न हो जाएगा। अब अगर ये फॉर्मूला लर्न हो जाए तो इसके एप्लीकेशन देखो, इसके 3 एप्लीकेशंस आप अपने को देखने। पहला स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, दूसरा आपको देखना रहेगा क्या बोलते हैं, एक सोलिनॉइड के लिए, सोलिनॉइड कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, और तीसरा आप एप्लीकेशन देखोगे थिक वायर के लिए, एक वायर है जिसके अंदर पूरा थिक है वो। ओके, आप देखो, अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, हमने गॉस लॉ में क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, हमने स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और थर्ड हमने काय की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्फेरिकल शेल की। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल हो रहा था, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का खेल होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक स्ट्रेट कंडक्टर की, वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था, मैंने उसके सामने, हम वहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, हम यहाँ पर इस तरीके की, यहाँ पर भी एक और सरफेस बनाते हैं जो कि ज़्यादातर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसी की डायरेक्शन में होती है। ओके, हम ऐसी सरफेस बनाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी ज़्यादातर। अब फॉर एग्जांपल आपको इस पॉइंट पे निकालनी है जो कि r डिस्टेंस दूर है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ में। आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड रखो और वो कांस्टेंट होगी, इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन करो dl का। dl आपका ये एलिमेंट है, आपने अगर बहुत सारे dl एलिमेंट लिए तो ध्यान से देखो, सरकमफेरेंस बन गई इस सरफेस की, तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr। ओके, और 2πr को आपने डिनोमिनेटर में भेजा, उससे आपको b की वैल्यू मिल गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। नाउ आगे बढ़ेंगे, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसा ग्राफ बनता है। अब आओ सॉलिनॉइड पे, बहुत बार पूछा जाता है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एक सॉलिनॉइड बनाया मैंने इस प्रकार से, आपको मालूम है सॉलिनॉइड कैसे बनता है, इस तरीके का वायर की कॉइलिंग होती है, और वायर की कॉइलिंग होने से जो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एकदम जैसे कि आपका बार मैग्नेट होता है ना वैसे ही होती हैं, लेकिन ये जो है आप जैसे ही बंद करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएंगी, जैसे ही आप चालू करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से आ जाएगी करंट को। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर जो इसकी सरफेस ली, यहाँ पे मैंने सर्कुलर सरफेस ली थी, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर सरफेस लूँगा कुछ इस प्रकार की। ओके, स्क्वायर सरफेस, यहाँ पे अगर मैं सब लिखता तो घुचड़ घुचड़ हो जाता, मैंने यहाँ पर साफ सुथरा लिखा है PQRS, मैंने सरफेस ली इस तरीके से, DL वाले जो वेक्टर्स है मैंने चला दिए उसके ऊपर। अब क्या बोलते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल बराबर होता है न्यू नॉट आई के। अब यहाँ पे 4 सरफेसेस हैं, 1 2 3 और 4, मैंने चारों को खोल के लिख दी। पहली सरफेस ली PQ, दूसरी सरफेस ली QR, तीसरी ली RS, आखिरी ली SP। डन। अब सुनो,
जो पी क्यू सरफेस है, ध्यान से देखो, ये रही पी क्यू सरफेस। एकदम जो सोलिनॉइड होता है ना, उसके एकदम ऊपर वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये बात याद रखना, ये सोलिनॉइड है। ओके, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, हर जगह होगी, पर एकदम ये सोलिनॉइड के एकदम ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सेम गोस फॉर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के भी एकदम आप ऊपर देखोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो बी डी एल कॉस थीटा में अगर बी जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो गया, राइट। तो इसको मैंने जीरो कर दिया। अब देखो क्यू आर, क्यू आर का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। ओके, क्यू आर इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री क्यू आर के केस में। आर एस का केस देखो, आर एस में देखो आपका डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में, अब डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड देखो वो भी अंदर ही है, ये आर एस वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है, यानी कि कॉस जीरो बन रहा है। नेक्स्ट एस पी, एस पी कैसा है, ये रहा एस पी, इसका डीएल देखो इस डायरेक्शन में, डीएल अंदर के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी यहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि यहाँ पे भी मैंने 90 लिख दिया। अब cos 90 cos 90 जीरो होते हैं, तो इन दोनों को भी मैंने जीरो कर दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में योगदान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आर एस वाली साइड देगी। अब मैंने आर एस वाली साइड के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, जो भी ये आर एस साइड होगी, समझ लो मैंने आर एस साइड की पूरी इंटीग्रेशन, यानी पूरे के पूरे सोलिनॉइड की लेंथ हो गई। ओके, ये आर एस है छोटा सा वेक्टर, तो इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपकी पूरे सोलिनॉइड की लेंथ बन जाएगी। तो डीएल के लिए जगह मैंने एल लिख दिया, कॉस जीरो 1 होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया न्यू नॉट आई अपॉन एल। अब एक तो आपका कर्व होता नहीं, बहुत सारे अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, टर्न्स होते हैं, तो टर्न्स के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी टर्न्स हैं उसमें, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एन बाय एल को टर्न डेंसिटी भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको एन कैपिटल एन अपॉन एल स्मॉल एन होता है, जिसको आप टर्न डेंसिटी भी बोल सकते हो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन जाती है। उस चैप्टर में हमने देखा था, हमने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं, के वैल्यू से आपने उसको डिनोट किया था, याद है। अब इसको आप एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते थे, रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट तो ये है। वैसे ये भी आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, नॉर्मल परमिएबिलिटी जो भी मीडियम की हो उसको डिवाइड कर दो वैक्यूम की परमिएबिलिटी से। ओके, हमने एप्सिलॉन के वाले केस में पढ़ा था, अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो आप उसको वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, जो भी मीडियम की परमिटिविटी आपको दी है। वैसे ही आप ये वाले फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा था, मैंने सोचा करा देता हूँ। थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है, आपको अगर एक थिक वायर दिया हो तो उसकी कैसे निकालोगे। ये मैंने एक थिक वायर लिया फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूँगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर निकाल लूँगा, एक सरफेस पर निकालता हूँ और एक आउटसाइड पॉइंट पे, ये इंटरनल पॉइंट, सरफेस पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए देखो काफ़ी आसान है, हम क्या करेंगे, बी डी एल इक्वल्स टू न्यू नॉट आई लगाएंगे, बी चाहिए इंटीग्रेशन कर दूँ डीएल का, डीएल का इंटीग्रेशन यानी कि अगर ये स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो सबका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपका 2 पाई, और जो आपका रेडियस है वो बड़ी आर, कैपिटल आर है, तो इस तरीके से 2 पाई आर हो जाएगा, डिवाइड में भेज दो तो आपकी बी की फॉर्मूला बन गया। सेम कर दो सरफेस के लिए, यहाँ पर आपकी रेडियस आर हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। दिक्कत आती है इनसाइड में, क्यों, क्योंकि इनसाइड में जो ये आपका आई है ना वो सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो आई करंट, इधर में पूरे में आई करंट है जो इसके अंदर आ गया, इस लूप के अंदर, यहाँ पे भी पूरा आई करंट है जो इस लूप के अंदर आ गया, लेकिन इस लूप के अंदर पूरा आई करंट नहीं आ रहा, इस लूप के अंदर इतना ही आई करंट आ रहा है, ये बाकी का छूट रहा है। तो बाकी का करंट जो छूट रहा है ना, उसको आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे करंट डेंसिटी की मदद से। यानी कि भली करंट जो है यहाँ पे सेम नहीं है और जो बाकी लूप में है वो हाँ सेम नहीं, लेकिन एक चीज़ सेम है, करंट की डेंसिटी जो है। ओके, पानी समझ लो यहाँ पर मैंने एक बूंद लिया और यहाँ पर एक बाल्टी भर के लिया, ऑफ कोर्स वॉल्यूम सेम नहीं है, लेकिन पानी की जो डेंसिटी है वो तो यहाँ भी 1 ग्राम पर मोल रहेगी, सॉरी 1 ग्राम पर ml रहेगी, और यहाँ भी 1 ग्राम पर ml लेगी, यानी कि डेंसिटी कभी नहीं बदलेगी। तो मैंने क्या करा, इस करंट की भी डेंसिटी यहाँ से स्मॉल आर से निकाल ली, जो कि होती करंट डेंसिटी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ इसकी जहाँ पे जो आई डैश करंट बह रहा होगा वो हो गई पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की रेडियस पाई एक्स स्क्वायर है, मुझे चाहिए आई डैश, क्योंकि वही मुझे फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड वो आई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ जाएगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे एक्स को, वो लीनियरली बढ़ती जाएगी। देन एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम हो गई यहाँ सरफेस पे, देन घटने लगेगी जैसे जैसे आप पॉइंट से दूर जाओगे।
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल वो थिक वायर वाला है। आपसे पूछ लिया है कि ये एक बार इनसाइड में कैसे बताओ और एक बार आउटसाइड में बताओ। आर अब स्मॉल जो है रेडियस से एक बार आर स्मॉल ले लिया और एक बार रेडियस से ज़्यादा ले लिया, रेडियस ए है। ये वाले क्वेश्चन में आपको मतलब ये पूरी थ्योरी जो है वही लिख के आनी है, कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर और यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल तक एनसीईआरटी पूछ रही है कि इस क्वेश्चन को प्रूफ करो, तो आपको ये सॉल्व खुद से करना पड़ेगा। आगे आओ 4.8 पे, एक सॉलिनॉइड की जिसकी लेंथ दी उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, न्यू नॉट एन कैपिटल एन आई अपॉन स्मॉल एल। आप इसको न्यू नॉट स्मॉल एन आई भी लिख सकते हो कि स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन अपॉन एल। नाउ न्यू नॉट जो है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन कितने टर्न्स है 500। करंट कितना जा रहा है, करंट है 5 एम्पियर्स का। लेंथ कितनी है उस सॉलिनॉइड की, उसकी लेंथ है 0.5 मीटर एंड हैज़ अ रेडियस। रेडियस से हमको फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि रेडियस का कहीं पर यूज़ ही नहीं आया। आप देखो उसकी जो फॉर्मूला में आप सारी वैल्यूज़ को पुट करो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने आ जाएगी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, और अब हम जानने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब एक चार्ज आ गया तो उसके साथ क्या होगा। हम पहले ही पिछले चैप्टर में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर एक चार्ज आ गया, तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है जो बराबर होता है क्यू ई के। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस पर भी कोई फोर्स लगेगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ लगेगा, और वो फोर्स की वैल्यू होगी क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू है वो चार्ज, वी है जिस वेलोसिटी वो एंटर कर रहा है, और बी है वो मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा इज द एंगल बाय विच इट इज एंटरिंग द फील्ड। नाउ आप v और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट बनाकर इस फॉर्मूला को और छोटा कर सकते हो, क्योंकि वी बी साइन थीटा है ना, आप इसको v क्रॉस b भी लिख सकते हो। दैट इज वाई ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसके अलग अलग 5 केस में से पहले और दूसरे तो बहुत ईजी हैं। मैंने क्या करा, ये भले ही मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यहाँ पे चार्ज को रेस्ट पे रख रखा है। चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा है। अगर कोई चार्ज मूव नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। और आप खुद ही सोचो, अगर फोर्स के फॉर्मूला में वेलोसिटी ज़ीरो हो गई यानी कि पूरा का पूरा फोर्स ज़ीरो हो गया। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आप सिर्फ चार्ज के पीसेस को रख दोगे, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव को सिर्फ रख दिया, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, फोर्स जो है वो ज़ीरो लगता है। आ गया पहला केस समझ में। सेकंड केस देखो, अगर आपका ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा। जैसे वो जा रहा था वैसे ही चुपचाप चला जाएगा। क्यों, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। दोनों के दोनों एक के ऊपर एक है, यानी कि थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्रीज का है। एंड अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपने साइन थीटा में पुट कर दिया तो वो 0 हो गया। एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 यानी कि फोर्स भी आपका 0 हो गया। ये दोनों केस समझ में आए। अब थर्ड केस पे देखो, थर्ड केस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आपका जो पार्टिकल है ना वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हो। ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरह से स्क्रीन के अंदर जा रही है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर जिसमें भी आप देख रहे हो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके अंदर है, ओके, अंदर की तरफ जा रही है। एंड आपका जो ये पार्टिकल है वो इस तरह से एंटर कर रहा है। जैसे कि वापस से मैं वो स्क्रीन बना दूं, ये समझ लो आपका डेस्क है जिसमें आप देख रहे हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके इस तरह से अंदर है और ये चार्ज इस तरह से उसमें एंटर कर रहा है। ओके, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। फिर ये चार्ज जैसे ही एंटर करता है तो वो इस तरह से रोटेशन दिखाने लगता है। किस तरह से, इस तरह से वो रोटेट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे पता चलती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता चलती है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो था उसने क्या कहा था, इसको आप फादर मदर चाइल्ड वाला रूल भी बोलते हो, कि आपका जो थंब है और लेफ्ट हैंड से करना, जो थंब है वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और आपका ये जो मिडिल फिंगर है वो क्यू आपका चार्ज जहाँ पे मूव कर रहा है वैसे करना। आप अपने लेफ्ट हैंड को अरेंज करो तो आकि आप निकाल सको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आपका जो क्यू चार्ज है वो आगे जा रहा है, तो अपने मिडिल फिंगर को आगे रखना, इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन के अंदर की तरफ रखना। तो आप देखना आपका जो थंब है ना इस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट हैंड का करके देख लो। मैग्नेटिक फील्ड को मैं आपके साथ करो, अंदर डाला, मतलब पॉइंट करो जैसे आप उंगली दिखा रहे हो मोबाइल की तरफ। वेलोसिटी ऊपर है तो मिडिल फिंगर को ऊपर कर लो और आपका थंब अपने आप ही इस डायरेक्शन में आने लगेगा। ये जो आपका थंब है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो फोर्स की इंडिकेशन कर रहा है, फोर्स की साइन को बता रहा है। अब फोर्स होता क्या है,
क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, साइन थीटा देखो, अब अपना जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है और आप सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर है 90 डिग्री, यानी साइन 90 1 हो गया। तो क्यू वी बी आपका फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यानी कि वो एक सर्कुलर मोशन कराएगा, क्योंकि जब इधर आ जाएगा तो आप देखना फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा, यानी कि एक सर्कुलर मोशन वो वहाँ पर करने लग जाएगा। एंड अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें आएगा, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है mv²/r। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो और कोई नहीं, आपका QVB फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हुआ है। नाउ ये वैल्यू आप अच्छे से याद रख लेना। ये तो हमने मतलब थियोरेटिकली समझ में आ गई कि QVB उस पर फोर्स लगेगा और वही फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा सर्कुलर मोशन को कराने के लिए। सेकेंड, अगर एक सर्कल में है घूम रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। सेकेंड, ये एक टाइम पीरियड में ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, उस टाइम पीरियड की वैल्यू है 2πm/qb। अब टाइम पीरियड की मदद से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। ओके, उससे आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल देना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी को आप q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट से भी आप लिख सकते हो। ये सभी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला एंड ये वाला। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, याद करो। इसके अगले क्वेश्चन आपको मैं सामने दिखा देता हूँ। देखो इसका क्वेश्चन कहाँ है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, आपसे देखो डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज द रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है r=mv/qb। आपसे काय की रेडियस पूछिए? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है, मास भी आपको पता है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है क्या? वेलोसिटी ऑफ कोर्स देंगे, वेलोसिटी ये रही। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड ये रही। देखो डायरेक्टली बस आपको फॉर्मूला में पुट करनी थी वैल्यूज, आप ये सभी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो, आपकी वैल्यू आ गई। सेकंड, उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी हाल ही मैंने बताया 1/टाइम पीरियड होती है। टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी इसका इन्वर्स कर दो तो qb/2πm हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आपको मैग्नेटिक फील्ड ये रही, 2 की वैल्यू पता होती, पाई की वैल्यू पता होती, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 सब पुट करो, फ्रीक्वेंसी आपके सामने। कैलकुलेटेड एनर्जी, एनर्जी पूछी है लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब आप के में हाफ mv² लगाओगे तो जूल में आंसर आएगा, यानी कि आपको जूल को अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको डिवाइड कर देना 1.6 × 10⁻⁻19 से, यानी मैंने हाफ किया, मास आपने पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन का, मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर, ये मैंने v का स्क्वायर उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी चीज़ को 1.6 × 10⁻⁻19। देखो ये हरकत हमको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए था, और ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है ये आई होगी आपकी वैल्यू 2500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें आपने 3 डेसिमल पीछे कर दिए। ठीक है, यहाँ से आपने पता कर लिया। नेक्स्ट, पार्टिकल जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के थ्रू एंटर कर रहा है। ओके, ये पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बना रहा है कुछ इस प्रकार से। अब थीटा एंगल अगर आपका पार्टिकल बना रहा है तो उसको एक थीटा मैंने v cos थीटा में और v sin थीटा में ब्रेक डाउन कर दिया। v sin थीटा क्या करेगा? उसको सर्कुलर मोशन प्रदान करेगा। v sin थीटा क्या करेगा? उसको सर्कल बनाएगा। लेकिन देखो एक कंपोनेंट उसका वेलोसिटी का उसको आगे भी ले जाने की बोल रहा है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है v sin थीटा बोलना चाहता है तो सर्कल बना, v cos थीटा बोलना चाहता है तो आगे बढ़, साइन थीटा सर्कल बनाना चाहता है, कॉस थीटा उसको आगे बढ़ाना चाहता है, तो दोनों की ही बात मानी जाती है और वो एक हेलिक्स बनाते हैं। इस तरह से सर्कल बनाते हुए ही आगे बढ़ते हैं, इस तरीके का मोशन वो करने लगते हैं। अब रेडियस, रेडियस मतलब सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? v sin थीटा। तो हमने रेडियस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ये वाला ऊपर जो हमने देखा mv/qb, पर अब आप नॉर्मल वेलोसिटी नहीं लोगे, साइन थीटा वाली वेलोसिटी लोगे, क्योंकि साइन थीटा वाली वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रही है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम। अगर आपसे पिच पूछ ली जाए तो पिच के फॉर्मूला में कुछ नहीं, टाइम पीरियड वाले फॉर्मूला में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देना। दिस
थिंक यू कैन सी कि नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड बी जा रही है, वहाँ आपने एक नेगेटिव पार्टिकल को एंटर कराया है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में है एंड आपकी जो वेलोसिटी है वो आगे की है, मतलब क्यू चार्ज की डायरेक्शन ऊपर है, तो आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज है, तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम लोगे, लेकिन वेलोसिटी जो है उसकी उल्टी डायरेक्शन लेना। अपनी का जो मिडिल फिंगर है उसको क्यू की डायरेक्शन में मत लेना जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था। अब देखो ये करने के लिए एक सेंटर, मतलब एक सर्कुलर मोशन वो फॉर्म कर रहा है, देखो दिख रहा है, क्योंकि उसमें एक फोर्स जो लग रहा होगा वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और उसको सर्कुलर मोशन में रखेगा। ये पहला केस था। सेकंड केस में हम आप उसको 90 परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर नहीं डाल रहे, आप उसको एक थीटा एंगल पे डाल रहे हो। देखो ये कोई परपेंडिकुलर केस तो हुआ नहीं, यानी कि पैरेलल वेलोसिटी जो कि कॉस थीटा वाली वेलोसिटी है वो उसको आगे बढ़ाना चाहेगी। सेकेंडली जो उसकी साइन थीटा वाली वेलोसिटी है जो कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो उसको सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करेगी। पी की डायरेक्शन वही है, तो ये एक हेलिकल पाथ में मूव करने लगेगा कुछ इस तरह से। ओके, ये एक हेलिकल पाथ उसने परफॉर्म करने मतलब मूव करना शुरू कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक वायर रख दिया, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा ना उस पर भी फोर्स लगेगा। कैसे निकालोगे? हमने दिमाग लगाया मैग्नेटिक फील्ड में है तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी मतलब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन से जुड़कर एक वायर बना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज लगता है वो हमको पता है। तो हमने क्या करा, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लगता है मल्टीप्लाई बाय एन कर दो जितने इलेक्ट्रॉन उसमें है। अब फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा, ऊपर ही हमने देखा है। फोर्स ऑन चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्यू वी बी साइन थीटा लगता है, मल्टीप्लाई कैपिटल एन। अब मैंने कैपिटल एन जो है ना उसको इस तरह से लिखा। हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम। ये जितनी भी वॉल्यूम है इस वायर की, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो ए बाय एल। ओके, ये एन ए बाय एल हो गया, एन अपॉन ए बाय एल। अब कैपिटल एन यहाँ से हो जाएगा स्मॉल एन मल्टीप्लाई ए बाय सॉरी ए एल। स्मॉल कैपिटल एन की जगह मैंने एन ए एल लिख दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि आप जानते हो एन वी जो वेलोसिटी है, क्यू और ए, ये चार चीज़ें मिला के आपका करंट बनता है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला देखेंगे। करंट की वैल्यू होती है एन वॉल्यूम और सॉरी नॉट वॉल्यूम, वेलोसिटी क्यू ए। तो ये चार चीज़ों का मल्टीप्लाई आप करोगे एन ए वी और क्यू का, तो आपका करंट बन जाएगा। बचा कौन कौन, एल और बी जो है वो भी एज इट इज लिखा जाएंगे। तो आपका बी आई एल और साइन थीटा एज इट इज, तो बी आई एल साइन थीटा आपकी कोई ना कोई एक वायर पे फोर्स लगेगा अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है। अब क्योंकि साइन थीटा दिख रहा है तो मैंने एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको और छोटा कर दिया, यानी कि फोर्स ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी बिल साइन थीटा या फिर आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। आपको यहाँ पर देखो वैसे ही एक क्वेश्चन दे दिया है, आपको बोला गया ये वायर है, इसको आप एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दो ताकि ये लेविटेट कर सके। ये अभी नीचे गिर रहा है mg से, ओके, ये नीचे अभी mg से गिर रहा है। आप क्या करो, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स दे दो। अब हमने पढ़ा है फायर पे जो फोर्स आती है वो आती है पी आई एल साइन थीटा। अब साइन थीटा में देखो आप चाहते हो आपका एल मल्टीप्लाई बाय बी, देखो इसकी लेंथ वेक्टर क्या है, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो अंदर की डायरेक्शन में, और बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, एल इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि साइन 90 तो 1 हो गया। नाउ अगर आपको लेविटेट कराना है यानी कि एम जी और बी आई एल को आपको बराबर पुट करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों को आपस में बराबर पुट कर दिया। देन आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताओ, तो बी रखो एज इट इज, आई और एल को नीचे भेज दो। मास ऑफ द वायर इज 200 ग्राम, जी क्या है ग्रेविटी यानी कि 10, आई क्या है करंट, करंट कितना जा रहा है उसके अंदर, करंट इज 2 एम्पियर, और एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर। सभी वैल्यू तो दी है यार, इतना इजी क्वेश्चन है, आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पॉजिटिव चार्ज आपकी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बनाओ अपनी इंडेक्स, अपना लेफ्ट हैंड रूल, अपना पॉइंट करो इंडेक्स फिंगर स्क्रीन की तरफ। अब चार्ज जो है यानी कि आपका मिडिल फिंगर वो इस तरह एक्स एक्सिस की तरफ बनाओ, अपने आप आपका अंगूठा ऊपर दिखेगा, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना चाहता है। अब जब नेगेटिव की बात हो रही होती है ना तो आप चार्ज के डायरेक्शन को ऑपोजिट मान लेते हो, चार्ज के डायरेक्शन को आप ऑपोजिट मानो। तो अब जब मिडिल फिंगर आप ऊपर उधर कर रहे थे एक्स एक्सिस की तरफ, आप मिडिल फिंगर को नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कर लो, तो आपका अंगूठा जो है नीचे पॉइंट करने लगेगा, यानी कि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर से जाएगा। 4.3 पहले ही बता दिया था।
नाइन्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। ये मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाया गया है। समझ लो ये एक वायर है और ये दूसरा वायर, ये पास में रखे हुए हैं एक दूसरे के। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये I1 जो वायर है ना, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो I2 पर लगेगी, है ना। और I2 पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगी तो आपको पता ही है, कोई भी करंट कैरिंग वायर पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो उसके ऊपर फोर्स जनरेट हो जाता है। अभी हाल ही हमने ऊपर देखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लग गई यानी कि उसके ऊपर फोर्स जनरेट हो गया। और तो और इसकी खास बात पता है ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है ये उसी के पास वाले वायर ने बनाई है। दैट इज़ वाई ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर पड़ी ये इस वायर ने बनाई है। ओके, तो हम लिखेंगे, ये समझ लो नंबर 1 वायर है, ये नंबर 2 वायर है, तो फोर्स ऑन नंबर 2 वायर ड्यू टू नंबर 1 वायर। ओके, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? BIL साइन थीटा। अभी जो बी मैग्नेटिक फील्ड लगी है ना वो आपकी I1 वायर ने लगाई है। और कोई भी वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है? कोई भी वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है न्यू नॉट I अपॉन 2R, सॉरी 2πr। 2R तो अपना वो सर्कल का फॉर्मूला है। 2πr आपकी नॉर्मल वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर मैंने रख दी I2 जितना भी करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। ओके, ये न्यू नॉट I अपॉन 2πr, I2 जितना भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है। L2 क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, जो भी सेकंड नंबर के वायर की लेंथ होगी। साइन थीटा मैंने जीरो क्यों लिया? क्योंकि देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अंदर जा रही है और अपना लेंथ अपने ऊपर ले रखा है। दैट इज वाई उससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका फॉर्मूला है जब भी आपको दो वायर्स के बीच में फोर्स निकालना हो। अब देखो यहाँ से हम 1 एम्पियर बता सकते हैं कितना होता है। कैसे बताओगे 1 एम्पियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट करो जैसे कि दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट है और आपस में डिस्टेंस भी 1 है। ठीक है, ये समझ लो आपने पुट करा। तो आप लिखो F21, न्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। आप अज्यूम करो कि 1 एम्पियर दोनों में करंट बह रहा है और लेंथ क्या है उनकी 1 ही है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस भी उनके आपस में 1 है। तो 2 पाई से 4 पाई टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 2 × 10⁻⁷। तो अगर दो वायर जो 1 मीटर की लेंथ के हैं और वैक्यूम में पड़े हैं और एक दूसरे पे अगर 2 × 10⁻⁷ फोर्स लगाते हैं यानी कि उन दोनों में 1 एम्पियर करंट बह रहा होगा। इस तरह से आप 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो करंट कैरिंग वायर है 1 और 2, दोनों में सेम करंट की डायरेक्शन है जो हमने पहले केस में देखा था। ये इस टाइप से उनकी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगी। पहला वाला वायर दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, दूसरा वाला वायर फोर्स लगाएगा, सेम दूसरा वाला वायर भी पहले पे लगाएगा, और दोनों के दोनों जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दी तो आप देखोगे आप रिपेल करने लगेंगे दोनों के दोनों वायर। ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हो कौन से पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और कौन से में जिस तरह से चार्जेस जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, तो उसके हिसाब से फोर्स कैसे लगेगा। मैंने आपको सिखाया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो दोनों वायर ने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या बोलता है? एक मैग्नेटिक फील्ड है B जो साउथ से नॉर्थ लग रही है इस 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब आपने एक वायर रखा, पहले उसकी ओरिएंटेशन रखी ईस्ट टू वेस्ट। अब आपको पता अगर आपने नॉर्थ साउथ ये लिया है तो वेस्ट और ईस्ट ये होता है। आपने ईस्ट टू वेस्ट अपना वायर को रखा है, आपको उस पे जो लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F/L निकालना है। देखो वायर पे फोर्स क्या लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में बिल साइन थीटा। देन आप एल को ले जाओ डिवाइड में, यानी कि BI साइन थीटा। साइन थीटा क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपका वायर रखा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि साइन 91 हो जाएगा। B जो मैग्नेटिक फील्ड है गिवन है। I करंट जो है वायर में 1 एम्पियर का है, यानी कि आपका आंसर 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर आएगा क्योंकि F/L पूछा है। सेकंड में साउथ टू नॉर्थ रखी वायर की ओरिएंटेशन, यानी कि वायर की ओरिएंटेशन भी वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की है। तो यहाँ पर देखो साइन जो है ना वो 0 हो जाएगा क्योंकि वायर भी ऐसी रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी रखी है, दोनों के बीच में थीटा 0 हो गया। दैट इज वाई आपका जो फोर्स अपॉन लेंथ है वो भी 0 हो गया। अब आओ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉइल है, इसमें अगर करंट बहेगा तो करंट इस तरह से जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है,
इधर करंट की डायरेक्शन ये है, इधर करंट की डायरेक्शन ये है, एंड देन करंट निकल आएगा। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक साइड पे करंट ऊपर की डायरेक्शन में है और एक साइड पे करंट की नीचे की डायरेक्शन है, दैट इज़ वाई यहाँ पर अलग तरीके से फोर्स लगता है और यहाँ पर अलग तरीके से फोर्स लगता है जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। ये नॉर्थ साउथ जो है ना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यहाँ पे रखे, तो नॉर्थ से साउथ समझ लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब लगाओ अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अपनी उंगली इस डायरेक्शन में कर लो। करंट ऊपर है, अब करंट की डायरेक्शन के लिए यानी कि मिडिल फिंगर को आप इस डायरेक्शन में कर लो। आप देखोगे जो अंगूठा है ना वो स्क्रीन को पॉइंट करने लगेगा, यानी कि फोर्स लगेगा यहाँ पर इनवर्ड्स, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब सेकंड इस पे देखो, अब क्योंकि यहाँ पे करंट नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में करो और अपना जो थंब है, सॉरी नॉट मिडिल फिंगर जो है, उसको स्क्रीन से अवे लेके जो स्क्रीन है ना उसको नीचे लेके जाओ। तो आप देखोगे स्क्रीन से आप इस डायरेक्शन में अपना थंब, अपने मिडिल फिंगर को रखो और इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखो, तो आपका थंब जो है ऐसे बाहर निकल के आएगा, स्क्रीन से बाहर निकल के आएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, मतलब नॉट डॉट प्रोडक्ट, डॉट आप यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखाओगे फोर्स की। ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये वाला जो वायर का टुकड़ा है ना, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और ये वाले वायर के टुकड़े पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ लो अपना जो फ़ोन है ना उसको दोनों हाथों से पकड़ो, ये तुम्हारा फ़ोन है, इसको यहाँ से भी पकड़ो अपने एक हाथ से और एक हाथ से यहाँ से भी पकड़ो। अब इस डायरेक्शन में फोर्स को अपने फ़ोन को अंदर ले जाओ और यहाँ से अपने फ़ोन को बाहर लेकर निकालो। इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। अपने फ़ोन को लेफ्ट हैंड से अंदर ले जाओ, राइट हैंड से बाहर निकालो। फ़ोन रोटेट हुआ, वैसे ही ये कॉइल रोटेट हो रही है। ओके, यही तरीके से, क्योंकि अपना जो लेफ्ट वाला हिस्सा है कॉइल का, वहाँ पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है कॉइल का, वहाँ पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। और अंदर और बाहर फोर्स होने का कारण क्या है, इसकी करंट की डायरेक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉइल के ऊपर टॉर्क लग कैसे रहा है। ओके, अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, वो फोर्स होगा बिल साइन थीटा, क्योंकि एक तरीके से आयरन की ही वायर है, आयरन की आई मीन करंट की वायर है, तो बिल साइन थीटा फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डी एज इट इज, डी जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब एल और डी मल्टीप्लाई करके एरिया बना लिए, तो ये हो गया पी आई ए साइन थीटा। अब मैंने क्या करा, ज़रूरी नहीं कि कॉइल वन टर्न की हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उसके लिए मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक नई चीज़ आप पढ़ने वाले हो, मैग्नेटिक मोमेंट। आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, उसी के मैग्नेटिज्म का भाई है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप एन आई ए से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो एन आई और ए को आपने मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया, तो क्या बचा एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब भी साइन थीटा दिखता है और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ उसके साथ में होती है, तो आप उसको वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से शिफ्ट कर सकते हो। अब आपको याद हो रहा होगा, डाइपोल में जब हमने टॉर्क पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आती थी P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ देखो टॉर्क ऑन अ कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, वो हो गई उसका मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बढ़िया बात है, रिलेट कर पा रहे हो। अब देखो जिसने पहला चैप्टर पढ़ा होगा वही रिलेट कर पा रहा है, और ऑफ कोर्स पहला चैप्टर तो फिजिक्स का सभी पढ़ते हैं, तो आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है। ये भी याद रखना, ये वाला फॉर्मूला भी हम अभी गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस गिवन है, करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और बोला आपकी जो ये पहले जो आपकी ये वो क्या बोलते हैं कॉइल थी ना, ये पहले 0 डिग्री पे रखी थी। 0 डिग्री का मतलब देखो इसका एक एरिया वेक्टर होगा ना बाहर की तरफ, तो ये एरिया वेक्टर ने, समझ लो एरिया वेक्टर जो था वो इस डायरेक्शन में था, कॉइल जो थी थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, उसका एरिया वेक्टर भी यही था, और मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसकी भी दिशा यही थी, यानी कि दोनों आपस में 0 डिग्री बना के रखी हुई थी। फाइनली में वो मूव हुई और उसने 90 डिग्रीज बना लिया। ओके, ये 5 चीज़ें, 6 थिंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहला पार्ट पूछ लिया, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रही होगी, उसके सेंटर पे सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करा है, न्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सभी चीज़ें ऊपर गिवन है, पुट करके आंसर निकालो। अगला पूछा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एन आई है, अभी लिखवाया, सब चीज़ें डालो, वैल्यू निकालो। अगला
टॉर्क पूछा है, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, यानी कि एन आई ए साइन थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी मल्टीप्लाई कर दो। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अभी नॉट सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी निकाला, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2 टेस्ला। आप लगाओ फॉर्मूला में और पुट कर दो। लास्ट वाले फॉर्मूला में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देकर उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, नहीं एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं। तो एंगुलर स्पीड और अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, और अपनी वैल्यू को पुट कर दो। टॉर्क आई है 20, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 2 की होल पावर हाफ। इसको सॉल्व करके यानी कि 400 की पावर हाफ, यानी कि √400, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स। 4.11 एग्जाम्पल क्या कहता है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो रखा है। क्या आप कोई भी तरीके से एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हो जो आप उसको एक तरीके से इन सच अ मैनर रख दे कि वो अपने आप को पूरा टर्न कर ले और वर्टिकल एक्सिस पर बैठ जाए? ऐसा नहीं होता। आप कितनी ही मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, पूरी वर्टिकल एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल पड़ी थी पहले एंड देन उसको वर्टिकल बना दो, ये कैसी बात हुई? ऐसा आप नहीं कर सकते। सेकेंड, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसको आपने अपनी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जैसे कि हमने केस करा, ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड थी, उसके अंदर ये कॉइल को रखा है। ओके, अब उन्होंने क्या करा, आपने जो कॉइल है वो फ्री टू टर्न है, बिल्कुल अपने हिसाब से वो टर्न कर सकती है। आपको एक ऐसी ओरिएंटेशन बतानी है जो उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो बाहर अप्लाई हो रही है ना, और जो फील्ड उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो, वो दोनों ऐड हो रही हो। तो आप खुद ही सोचो, फील्ड अपनी कॉइल भी बनाएगी और फील्ड एक्सटर्नल भी बनेगी, वो दोनों ऐड होनी चाहिए। तो वो तभी होगी, वो तब होगी जब ऐसी ओरिएंटेशन हो, कि जब आपकी एक्सटर्नल फील्ड ऐसी जा रही हो और आपकी कॉइल जो है वो मतलब इस तरह से हो कि उसकी भी फील्ड अपनी बाहर के एक्सटर्नल फील्ड के साथ ऐड हो। तो तभी होगी जब वो इस डायरेक्शन में रखी होगी। कैसे समझो, एक तो इसमें 3D ड्रॉ, पेपर पे आप 3D कैसे ड्रॉ करो, समझ लो ये आपका मैग्नेट है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ओके, एंड आपकी कॉइल भी थोड़ी सी ऐसे ही रखी कि उनके साथ ओरिएंटेशन में ही है, उसका जो एरिया वेक्टर है ना, वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ ही है। क्यों? ताकि ये जो एक्सटर्नल फील्ड बने और उसकी भी फील्ड बने, वो ऐड हो जाए, क्योंकि वही हमको क्वेश्चन में बोला है। तो आप क्या करोगे, आपकी फील्ड का, आपकी जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर जो होगा उसको उसी डायरेक्शन में रखोगे, ताकि आपकी एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन उसके साथ मैच हो जाए। मैक्सिमम फ्लक्स वहाँ पे पास होगा, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइंस उसके अंदर से पास हो रही होंगी। अगला है, एक इरेगुलर शेप का आपने लूप लिया, उसको आप जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो वायर है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो कौन सा शेप ले लेगा? आपका वो वायर सर्कुलर शेप ले लेगा, क्योंकि सर्कुलर शेप में मैक्सिमम फ्लक्स आपका पास हो सकता है। मतलब ऊबड़ खाबड़ वायर को अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा ना, वो तुरंत ही अगर फ्लेक्सिबल है तो सर्कुलर शेप ले लेगा, ताकि उसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास हो सके, और ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। अब आते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर। ये बहुत इजी है, जैसे आपने टॉर्क पढ़ा, वापस से एक बार टॉर्क रिवाइज कर लो। ये अपना मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़ो, दोनों हाथों से। अगर आप देखो कंप्यूटर में देख रहे हो तो कंप्यूटर मत खसकाना, मोबाइल फ़ोन को खसका सकते हो। यहाँ से उसको अंदर प्रेशर करो, इधर उसको बाहर प्रेशर, मतलब प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ, फोर्स। यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगाओ, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लगाओ, आपका मोबाइल इस तरह से घूम जाएगा। तो यही काम हो रहा होता है आपकी टॉर्क पे, टॉर्क नहीं, कॉइल पे यही तरीके से टॉर्क लगती है, क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अलग होती है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अलग होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंस होती है, दैट इज़ वाई यहाँ पे एक जगह फोर्स अंदर की तरफ, एक जगह फोर्स बाहर की तरफ लगता है, और आपकी जो कॉइल है वो रोटेट कर जाती है। अब लोगों ने क्या करा, ये जो रोटेशन ऑफ कॉइल है ना, इसका यूज़ करा अलग अलग चीज़ें पता करने के लिए। उन्होंने गैल्वेनोमीटर बना दिया। गैल्वेनोमीटर से उनको क्या पता चला कि देखो, अगर कॉइल के अंदर करंट बहेगा, अगर कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, और अगर बाहर एक्सटर्नल फील्ड आपने जनरेट करा दी, तो आपकी कॉइल जो है वो रोटेट करेगी। और ये रोटेशन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आपने करंट बाहर से डाला है। खुद ही सोचो, देखो ये तो हमको लास्ट में पता चलेगा कि जो रोटेशन होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन खुद लॉजिक लगाओ, अपन ने थोड़ा सा करंट दिया कॉइल को तो थोड़ी सी रोटेट होगी, और बहुत ज़्यादा करंट दिया तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा रोटेट होगी, है ना, लॉजिक बन रहा है। सेम टॉर्क का भी वही केस है, वो ज़्यादा रोटेट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टॉर्क लगा। वो कम रोटेट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कम टॉर्क लगा। तो पहले हम लिखेंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी कि कितना वो
टर्न कर रही है एक दूसरे को, जैसे कि अगर वो बिल्कुल भी आपकी सिंपल ऐसे खड़ी थी, थोड़ी सी टर्न हुई तो हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाएगी, बहुत ज़्यादा टर्न हो गई तो बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाएगी, इस तरह से पूरी टर्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पहली स्टेटमेंट समझ में आई कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, NIAB sin थीटा होता है, डिफ्लेक्शन मैंने वही रखा। अब ये जब टर्न होगी ना, तो ये जो है ना, एक नीचे लोअर सस्पेंशन स्प्रिंग लगी होती है, ये इसको उल्टा डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश करती है ताकि ये इक्विलिब्रियम पर आ सके। देखो एक तरफ ये टर्न होगी तो पूरा टर्न हो जाती है, होती जाती इसमें इनर्शिया आ जाता है, तो इसको रोक के रखना पड़ता है। मतलब एक समझ लो, एक उसको हल्का सा धक्का दिया, ये वहीं जाती है, हमको उसको रोकना है ताकि रीडिंग मिल सके। जैसे कि ये आपकी स्टेबल थी, अगर मैंने इसमें करंट पास करा तो हल्की सी नहीं मुड़ेगी, ये पूरी की पूरी यहाँ पे मुड़ने लगती, पर हमको तो एक स्टेबल रीडिंग चाहिए, हमको चाहिए कि ये कहीं बीच में रुके। तो वो बीच में रोकने के लिए आप लगाते हो एक रीस्टोरिंग टॉर्क, उल्टी टॉर्क लगाती है ये नीचे वाली स्प्रिंग। ओके, अब जब ये दोनों रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी बराबर हो जाए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सी है? जो आपने एक्सटर्नल फील्ड ने लगाई। रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सी? जो आपकी स्प्रिंग ने लगाई। वो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। और ये जो कांस्टेंट के है ना, जो अपना ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए लगा, उसको आप बोलते हो टोरोशनल कांस्टेंट। इतना समझ में आया? आगे देखो, ये साइन थीटा जो है ना, ये हमेशा आपको दिक्कत देगा। तो साइन थीटा को रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, अपना जो मैग्नेट है ना उसको इस तरह से कट कर दिया। इस तरीके से कट करने से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो रेडियल बन गई। वो रेडियल बन गई का मतलब है वो हमेशा अपनी जो कॉइल है ना उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के रखेंगी। अगर ये कट ना होता, ऐसे होते हैं तो सीधी सीधी होती, तो अलग अलग डायरेक्शन बनाती वो आपकी कॉइल के साथ। मैंने ऐसा करने दिया ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाए, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के साथ हमेशा साइन ऑफ 90 बना के रखती है, और साइन ऑफ 91 होता है, इसलिए हमने साइन 90 रिमूव कर दिया। NIAB इक्वल्स टू के डिफ्लेक्शन यानी के अल्फा आ गया। यहाँ से करंट का फॉर्मूला आप निकाल लो। आई के लिए आप बाकी की ये सभी तीन चीज़ों को डिवाइड में ले जाओ। अब ये सारी ही चार चीज़ें, टोरोशनल कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों चीज़ें नहीं बदल सकती ऑफ कोर्स। तो इसके कारण आप क्या कर सकते हो, इसको भी एक नया कांस्टेंट दे दो। इसको एक नया कांस्टेंट मैंने जी बना दिया। जी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर फिगर ऑफ मेरिट। जी की वैल्यू क्या हो गई, ये K/NAB। इतना समझ आया? अब देखो, क्योंकि जी कांस्टेंट है और आई और डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू में दिए हैं, तो कोई भी बोल सकता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, कि जितना वो डिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करेगा कितना आप उसमें करंट दे रहे हो। यानी कि आप इस लॉजिक से अपने गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हो करंट नापने के लिए। अगर आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया, यानी कि आपकी बत्ती जल गई, यहाँ पे करंट कम होगा। अगर उसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिया, यानी कि आपकी बत्ती जल जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा करंट यूज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा करंट कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। दैट इज़ वाई आप करंट नाप सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। इतना समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन से करंट कैसे यूज़ करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन जितना करंट उसमें पास करेगा। दो टर्म्स और हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होती है जितनी भी डिफ्लेक्शन हुई डिवाइडेड बाय करंट, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है जितनी भी वोल्टेज डिफ्लेक्शन हुई डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ये दो चीज़ें भी आप याद रखना, कभी कभार पूछ ले। यहाँ पर देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या चल रहा होता है, एंड आपको टॉर्क है ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। टॉर्क के साथ आप मूविंग कॉइल भी अच्छे से समझ लोगे। ये है नॉर्थ टू साउथ आपका जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएगी इस तरह से, एज यू कैन सी। अब आते हैं कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन, पहले A to B है, देन B to C है, देन C to D है। मेन हिस्सा आपको याद रखना है कि जो आपका करंट का डायरेक्शन है A to B ऊपर जा रहा है, C to D नीचे आ रहा है, क्योंकि इसी की वजह से एक तरफ फोर्स अंदर की तरफ लगता है और एक तरफ फोर्स बाहर की तरफ लगता है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। C यहाँ पर जो करंट है ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में येलो कलर, यहाँ ग्रीन कलर करंट नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। अब फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन एक तरफ, जैसा मैंने कहा था, एक जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ अंदर की तरफ लग रहा है, एंड राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ। दैट इज वाई आपका जो कॉइल है वो टॉर्क के कारण मूव कर रहा है, एंड जो पॉइंटर उस पर लगा है उसकी मदद से वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब टॉर्क समझ में आया कैसे लग रहा है एक कॉइल के अंदर, जैसा वहाँ पे मैं 2D में बता नहीं पा रहा था,
अब 3D में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आपका फंक्शन करता है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जितना ज़्यादा करंट डालोगे उतना ज़्यादा ये टॉर्क महसूस करेगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, एंड जितना कम डालोगे उतनी कम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। सी दिस, गैल्वेनोमीटर के ऊपर इस तरह से एक लीनियर स्केल लगी होती है जो आपको करंट के बारे में बताती है। ये देखो, रेडियल वाली फील्ड इसलिए डाली थी ताकि वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए देखने को, और उसके साथ ही साथ इसमें एक आयरन का कोर या फिर एल्यूमिनियम का कोर आप डालते हो ताकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिफाई हो जाए और अच्छे से काम करे। टॉर्क क्या होता है? NIA/B sin थीटा। N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट होता है, एंगल बिटवीन B एंड A, एंड आगे कुछ बता रहा है ये वीडियो तो हम देख लेते हैं। एरिया वेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। एरिया वेक्टर आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ है, और ये जो आपकी ये जो रेडियल फील्ड है ये हमेशा मेक श्योर करती है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना कर रखें। सी, दैट इज़ वाई आपने उसको कॉन्केव शेप में काटा था। गैल्वेनोमीटर की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज तो ये है कि इसमें एक लीनियर स्केल लगी होती है। लीनियरली आप पता कर सकते हो कि कितना करंट बह रहा है, कितना नहीं बह रहा है, इसके लिए हेल्प होती है। हाईली सेंसिटिव होता है, माइनर से माइनर डिफ्लेक्शन भी आप उसमें से देख सकते हो। देन ये जो है अफेक्ट नहीं होता एक्सटर्नल फील्ड से, इसके अंदर खुद इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है कि ये बाहर की फील्ड से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। लास्ट, एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं फ्रेम में, जो फ्रेम को फटाफट रेस्ट पर ला देते हैं। अगर आप कोई दूसरे डिवाइस से मेजर करोगे ना तो टिंग 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 करता रहेगा, लेकिन इसकी जो अपनी जो सुई होती है ना, ये फटाक से आ जाती है जहाँ पर भी इसकी वैल्यू इसको देनी होती है। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला, अगर आपने इसकी सेंसिटिवनेस फिक्स कर दी ना तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर फिक्स हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगला, ये डैमेज बहुत आसानी से हो जाता है। आप जैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा करंट डाल दोगे ना, ये बेचारा पगला जाता है, सहन नहीं कर पाता है, डैमेज बहुत जल्दी होता है। अब गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एमीटर की तरह कैसे करोगे? देखो, आज आप समझ लो ये मेरा एक सर्किट है, हम जानते हैं एम मीटर को आप डायरेक्टली सर्किट में लगाते हो। अब पता है एम मीटर के अंदर क्या होता है? एम मीटर के अंदर ये सिस्टम छिपा होता है। एम मीटर के अंदर इस टाइप का सिस्टम छिपा होता है, आपका गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर के आप पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एम मीटर आपका सर्किट में सीरीज में लगता है, एंड एम मीटर के अंदर ये सारा सिस्टम छिपा हुआ होता है, एक गैल्वेनोमीटर जिसके सीरीज में शंट रेजिस्टेंस लगी होती है। अब ये क्यों, इस तरह से क्यों करा? दिमाग लगाओ। एम मीटर को क्या नापना है? करंट नापना है। तो करंट वो नापना चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि करंट उसमें से नॉर्मली फ्लो हो जाए। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट यहाँ पर कम नापे जाएगा, ऑफकोर्स, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है करंट को कम कर देगा। दैट इज़ वाई एम मीटर की आपको रेजिस्टेंस हमेशा कम करनी पड़ती है, टेंडिंग टूवर्ड जीरो ले जानी पड़ती है। इसलिए एम मीटर के साथ आप जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो जिसकी वैल्यू बहुत 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 कम होती है। समझ में आया? आई रिपीट, गैल्वेनोमीटर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेकिन आपको एम मीटर बनाना है उससे, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना है। समझ लो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 100, और मैंने बोला बाप रे 100 रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर जो है, एम मीटर की तो रेजिस्टेंस लगभग 0 होनी चाहिए, तो 100 से 0 कैसे बनाऊं? एक शंट रेजिस्टेंस लगा के। शंट रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही कम वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो शंट रेजिस्टेंस है 1-2 की, मतलब 1 और 2 मान लो, और आपको पता है जब भी दो रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 100, शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस 1, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होती तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है आर इक्विवेलेंट, वो इन दोनों से भी छोटा आता है, यानी कि 0.5 समथिंग आपकी रेजिस्टेंस बन गई जो कि 0 के करीब है। आया समझ? इसलिए हम ये करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर बनाने का तरीका है ये। अब समझ लो यहाँ पर से जो करंट बह रहा था वो करंट आई था, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो आई जी होगा, और आई जी करंट अगर यहाँ बह गया यानी कि यहाँ पे जो जाएगा वो आई माइनस आई जी हो जाएगा, क्योंकि आई में से आई जी इधर चला गया तो ये आई माइनस आई जी हो गया, यानी कि शंट रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो है आई माइनस आई जी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि एक फॉर्मूला बना सकूँ। देखो यहाँ जो पोटेंशियल है वो तो ये भी बराबर ही होगा, ये पोटेंशियल भी बराबर होगा। पोटेंशियल जो गैल्वेनोमीटर पे जा रहा है वही पोटेंशियल शंट रेजिस्टेंस के बराबर है। अब पोटेंशियल होता है आई आर। अब गैल्वेनोमीटर पे जो करंट जा रहा है वो आई जी है, गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो आर जी है, और शंट रेजिस्टेंस पे जो करंट जा रहा है वो ये है, और शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस आर एस है।
इसको आप सॉल्व करके शंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब आपको पता है चल गया एम मीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगी है और एक रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस लगी है। इससे आप एम मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, क्योंकि जी और आर एस जो है वो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। अगला देखो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएं। अब देखो वोल्ट मीटर जो होता है ना वो हमेशा पैरेलल लगता है जिस भी रेजिस्टेंस के अराउंड या फिर जो भी चीज़ के अराउंड आपको वोल्टेज नापनी हो। ओके, इतना तो आपने 10th में ही पढ़ा था। अब वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, वोल्ट मीटर की जो वैल्यू होती है ना रेजिस्टेंस की, हम चाहते हैं वो इन्फिनिटी हो ताकि उसमें से करंट जो है वो रुके और आप जो है उसकी वोल्टेज को फाइंड आउट कर सको। हम चाहते थे कि आप क्या चाहते थे कि जो एम मीटर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो बने, पर यहाँ वोल्ट मीटर में आप चाहते हैं उल्टा, उसकी रेजिस्टेंस और बढ़े। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपको वोल्टेज नापने में आसानी होती है। नाउ अगर आप चाहोगे वोल्टेज उसकी बढ़ जाए तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप करोगे, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी तो कुछ सर्टेन वोल्टेज होगी 100, लेकिन आप चाहते हो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम 1000 हो, तो आप इसमें पैरेलल तो लगाओगे नहीं एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, आप लगाओगे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लेकिन वो भी उसके डायरेक्टली सीरीज में, ताकि आप उसकी जो ऑफरिंग है वोल्टेज जो है बढ़ानी है ना उसकी इन द एंड, उसकी वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाओगे। तो ओवरऑल वोल्टेज जो वोल्ट मीटर लगाओगे तो उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगी, एक तो उसकी अपनी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्लस आपने जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाई है उन दोनों को आप ऐड कर दो, एंड आप देखोगे कि जो करंट गैल्वेनोमीटर में बहेगा वही करंट आपकी इस रेजिस्टेंस में भी बहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है। तो आप क्या लगाओगे, V इक्वल टू आई आर लगाओगे, तो V इक्वल टू आई और रेजिस्टेंस क्या है ये, आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया। एक क्वेश्चन देखो इन पे किस टाइप से आता है। ये सर्किट गिवन है, पहले में उन्होंने बोला कि यहाँ पे एम मीटर नहीं लगा, यहाँ पे सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है और उस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 60 ओम और आपको करंट बताना है जो सर्किट में जा रहा हो। अब सिंपल सा गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस है 60 ओम, तो नॉर्मली आप इसको ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे समझ लो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 60 ओम, तो ऐसा समझ लो यहाँ पे एक 60 ओम की रेजिस्टेंस ही लगी हुई है ना, इस तरह से मानो। तो 3 ओम प्लस 8 ओम सीरीज में लगा है, तो यानी कि 63 ओम हो गई उसकी आर इक्विवेलेंट, और V इक्वल टू आई आर होता है, I निकालना है तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो गया। V आपका 3 वोल्ट है और R अपना 63 आ गया, आपका आंसर आ गया 0.048 एम्पियर। सेकेंड केस में उन्होंने बोला है आपने गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसकी रेजिस्टेंस इस तरह से आती है। कैसे आएगी एम मीटर की रेजिस्टेंस, आर एम मीटर आप लिख लो आर एस मल्टीप्लाई बाय आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी, है ना, इस तरह से उसको मैंने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करके वो अपना एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एम मीटर की अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस वाले फॉर्मूला से जो है 0.02। अब एडिशनली अब एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या है 0.02, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है 0.02 की और यहाँ पे 3 ओम की भी रेजिस्टेंस है, यानी कि वो 3.02 ओम हो गई, और 3.02 ओम आपकी रेजिस्टेंस आ गई तो आप करंट भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। वोल्टेज 3 है डिवाइड बाय 3.02, 0.99 एम्पियर आया। सी पार्ट में बोला है एक आइडियल एम मीटर लगा है। आइडियल एम मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना वो होती है 0। मैंने आपको बोला एम मीटर चाहता है कम से कम हो, अब कम से कम रेजिस्टेंस मतलब 0, तो आप जो है एम मीटर यहाँ पर समझ लो 0 रेजिस्टेंस लगी, यानी कि सिंपल तार है यहाँ पे, और यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस 3 यूज़ में आएगी, यानी V इक्वल टू आई आर, यानी I इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज है 3 की, रेजिस्टेंस है 3 की, 1 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। ये लास्ट एग्जांपल था और आई होप आपको गैल्वेनोमीटर अच्छे से समझ आया हो, एंड ये पूरा चैप्टर भी इससे फिनिश हो जाता है। नोट्स जो है उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, उससे डाउनलोड कर लेना। चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।